हेलो गाइस। केमिस्ट्री का पार्ट 2 में हम लोग को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ भाई, चलो। डाल्टन जो है प्रोपोज दैट एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, और उसी पार्टिकल को हम बोल देंगे एटम। ठीक है। डाल्टन साहब ने पहली बार हम लोग को बोला था कि कोई भी सब्सटेंस होगा तो इंडिविजुअल पार्टिकल से वो बना हुआ है, और ऐसे इंडिविजुअल पार्टिकल को हम बोल देंगे एटॉम बोल देंगे। द थ्योरी फेल्ड विद द डिस्कवरी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड शार्प एटॉमिक पार्टिकल्स। हालांकि शार्प एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया, तो ये बात सही नहीं रहा कि एटॉम ही जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ऐसी बात अब नहीं रहा। लेकिन डाल्टन्स थ्योरी ऐसा कहता है कि कोई भी सब्सटेंस होगा तो छोटे 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 यूनिट के माध्यम से वो बना हुआ होता है, और उसी यूनिट को हम एटम बोलते हैं। और लेकिन जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह डिस्कवरी हुआ, तो ये डाल्टन का थ्योरी मतलब ये सही नहीं रहा अब तक। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है कि भाई साहब शुरुआत तो किया था ना, सोच का शुरुआत तो हुआ था ऐसे कि पदार्थ जो है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होता है, ये सोच इसका शुरुआत डाल्टन नहीं किए थे। इसीलिए डाल्टन को इम्पोर्टेंस मिल जाता है। मोर देन 30 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ठीक है, हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे हैं। तो लगभग 30 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चला है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट। तो अब ये जो टेबल है, ये इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये टेबल अच्छे से ध्यान देना होगा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है नेगेटिव है। सही बात है भाई। और इलेक्ट्रॉन का मास अगर देखा जाए तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। सही बात है। डिस्कवरी कौन किया था? जे थॉमसन ने, एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज। ठीक है। तो अगर तुमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, तो बोलना होगा जे थॉमसन। और कैथोड रे के माध्यम से इन्होंने डिस्कवर किया था कि कैथोड रे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, और इसी के माध्यम से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और प्रोटॉन का जो वेट हो जाता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का देखो, न्यूट्रॉन का 1.674 इंटू 10⁻27 kg, तो लगभग सब सेम है। तो देखो, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है पी से पी, न्यूट्रॉन न्यूट्रल एन से एन, है ना। प्रोटॉन न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, ये भी न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था? गोल्डस्टेन, एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है खुद खुद एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये किसके तरफ जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनोड कैथोड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एनोड हो जाता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड की तरफ को कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि कैथोड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, इसलिए एनोड रे में प्रोटॉन देखने को मिलता है। एनोड रे को कैनल रे भी क्या बोला जाता है ना। और एनोड जो एनोड नहीं, ये जो प्रोटॉन के बारे में हम लोग को कौन बताया? गोल्डस्टेन साहब ने बताया।
न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे चैडविक। न्यूट्रॉन कौन डिस्कवर किए थे? न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे चैडविक। चलो, चैडविक भी बोलते हैं। चलो भाई, इतना तो समझ में आया। अब देखो, जे जे थॉमसन जो है, who by that time was unaware of other particles, proposed the atomic model called Plum-Parding model और द वाटरमेलन मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखना पड़ेगा कि जे जे थॉमसन का मॉडल क्या है, क्योंकि इनके इनको ये पहली बार मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। इनको ये नहीं पता था कि प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, ये सब नहीं पता था इनको। तो जे जे थॉमसन साहब ने क्या किया था, अनअवेयर ऑफ अदर पार्टिकल्स, इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसको हम बोल देते हैं प्लाम पार्डिंग मॉडल, और बोल सकते हो वाटरमेलन मॉडल। इन दिस मॉडल he suggested that electrons and negative particles are embedded in the positive sphere like seeds are embedded in the watermelon। मतलब ये क्या बोलता है, ये बोलता है एक पॉजिटिव स्फीयर होगा, ठीक है। तो ये स्फीयर को क्या बोल दिया, ये मान लो स्फीयर पॉजिटिव है, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर ऐसे ऐसे करके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एक वाटरमेलन है और ये इसका सीड है, इसीलिए वाटरमेलन मॉडल, इसीलिए पाल्म प्लाडिंग मॉडल। चलो, with the discovery of proton, Rutherford through his gold foil experiment suggests that protons are present in the nucleus and electron revolves around it। ये जो मॉडल है ये रादरफोर्ड साहब ने दिया था, और जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उसका नाम हो जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो देखो, तुमसे पूछेगा कि प्रोटॉन डिस्कवरी कौन किया था, तो तुमको क्या बोलना होगा, जो हम पहले डिस्कस किए हैं, है ना। तुमको अगर पूछेगा प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया है, तो तुमको जरूर बताना है कि गोल्डस्टेन। लेकिन अगर तुमको पूछेगा कि रादरफोर्ड साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो वहां पर उन्होंने एक मॉडल का निर्माण किया था, है ना। जहां पर उन्होंने क्या बोला कि प्रोटॉन भाई न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। और ऐसे उन्होंने प्रूव कैसे किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के दौरान रादरफोर्ड साहब ने प्रूव किया। कौन प्रूव किया? रादरफोर्ड साहब ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और लेकिन रादरफोर्ड ने डिस्कवरी नहीं किया प्रोटॉन का, उन्होंने मॉडल के बारे में बताया। प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया? प्रोटॉन का डिस्कवरी किया गोल्डस्टेन। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, चैडविक न्यूट्रॉन। चलो, after the formulation of various theories it is now accepted that protons and neutrons are found in nucleus। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, while electrons revolve around the nucleus in different orbits, है ना। ऑल्सो सेल्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एसोसिएटेड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितना हायर ऑर्बिट होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। न्यूक्लियर फोर्सेस आर strong range attractive force that bind proton within the nucleus। वहां पर न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलता है, और उसी न्यूक्लियर फोर्स के वजह से प्रोटॉन जो है बाइंडेड रहता है न्यूक्लियस में। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाइल मास नंबर हो जाएगा सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, न्यूक्लियंस भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम न्यूक्लियन भी बोल देते हैं। न्यूक्लियन का क्या मतलब हो जाता है? मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहने वाले, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है? मास नंबर, है ना। मास नंबर का मतलब क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर मैंने सिर्फ सिर्फ प्रोटॉन को हम लोग बोल देंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इनका जानकारी होना जरूरी है। चलो, अब आइसोटोप क्या हो जाएगा? आइसोटोप
आइसोटोप यानी पार्टिकल्स विथ सेम एलिमेंट हैविंग स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन क्या जानते हैं हम लोग, हाइड्रोजन H2 1, यही तो जानते हैं कि हाइड्रोजन में क्या होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है ना। तो इसीलिए एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, तो मास नंबर दोनों मिला के 2, लेकिन एटॉमिक नंबर 1, एक प्रोटॉन एक ही है। तो इसी का आइसोटोप देखने को मिलता है H3N H3 1, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। ट्रिटियम बोलते हैं H3 1 को। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉम है, दोनों ही हाइड्रोजन एटॉम है। यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पर एक ही न्यूट्रॉन है इसलिए 2 हो रहा है। यहाँ पर एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन है इसलिए 3 हो रहा है। तो क्या देखने को मिला, दोनों में एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर में डिफरेंस है। ऐसे को हम क्या बोल देंगे, आइसोटोप्स, है ना। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार। अब देखो आइसोबार क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, है ना। ये हो जाता है आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होगा, मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा लेकिन मास नंबर सेम हो जाएगा। चलो अब हम लोग आ जाएंगे रेडियो एक्टिविटी में। कहाँ पर आ जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी में। व्हेन composition of a nucleus is not stable, then its particle disintegrates to produce different radiations। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, जब न्यूक्लियस का कंपोजिशन स्टेबल नहीं होता है ना, न्यूक्लियस का कंपोजिशन स्टेबल नहीं होता है, तो इसका पार्टिकल्स जो होता है डिसइंटीग्रेट होते हैं और कई तरीके का रेडिएशन पैदा करते हैं। जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो जाता है, बीटा पार्टिकल हो जाता है, गामा रे हो जाता है। इसी को हम बोल देंगे रेडियो एक्टिविटी। इसको जरूर याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था बैकरेल ने। रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी कौन किया था, बैकरेल साहब ने। यूरेनियम जैसे कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है ना। ये इसका जो ओरिजिनल, अगर तुम देखोगे इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाता है U23892। लेकिन इसका क्या देखने को मिलता है, ये रेडियो एक्टिव है तो कई तरीके का पार्टिकल्स और रेज से बनता है और धीरे 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 पीबी में कन्वर्ट हो जाता है। पीबी यानी 206 82। तो 92 से 82 तक आ जाता है इसका एटॉमिक नंबर, 238 से 206 हो जाता है इसका मास नंबर, घटते घटते इतना हो जाता है क्योंकि ये डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट तो नहीं कहेंगे, इससे कई तरीके के रेडिएशन निकलते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, और इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर घटते जाते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, अब आ जाओ। देखो भाई साहब, रेडियो आइसोटोप बहुत यूजफुल चीज है। जैसे कि आयोडीन 131 इज एम्प्लॉयड टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, आल्सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज। थायराइड डिजीज में बहुत इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन 131। आयोडीन 123 इज यूज्ड इन ब्रेन इमेजिंग। सोचो, ब्रेन का इमेजिंग इसके द्वारा किया जाता है, आयोडीन 123। कोबाल्ट 60 एक्सटर्नल radiation therapy for the treatment of cancer, external radiation therapy cancer treatment में कोबाल 60। सोडियम 24 इंजेक्टेड along with salt solution to trace the flow of blood, है ना। इसको इंजेक्ट कर देंगे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ब्राइन सॉल्यूशन के साथ, ताकि इसका मतलब ब्लड फ्लो को हम ट्रेस कर पाए। फॉस्फोरस 32 इज यूज फॉर ल्यूकेमिया थेरेपी, है ना, ल्यूकेमिया थेरेपी। ये सब इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है यहाँ पर, है ना। इसका जो है
पूछेगा ल्यूकेमिया थेरेपी में कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज होता है, तुरंत बोलना है फास्फोरस 32, कार्बन 14 यूज टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। ये देखो बोटानी बायोलॉजी में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है कार्बन 14 को, ताकि हम लोग फोटोसिंथेसिस का काइनेटिक्स देख पाए। रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ कार्बन बियरिंग मटेरियल, जैसे कि फॉसिल्स, वुड, ये सब में हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम डेटिंग भी यूज किया जाता है एज ऑफ अर्थ, मिनरल्स, रॉक, ये सब में। एज ऑफ अर्थ, मिनरल, रॉक्स, ये सब देखने के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, रिएक्शन आज नहीं पढ़ेंगे, रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलो 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 मेरे भाई, अब रिवीजन वाला कलर ले लिया। चलो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी का शुरुआत किया था हमारा डाल्टन साहब ने। इन्होंने एटॉम टर्म यूज किया था, बोला था एटॉम से हर सब कुछ सब्सटेंस बना हुआ है। लेकिन कुछ साल बाद इनका थ्योरी जो है ये नॉन वैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गया। 30 सब एटॉमिक पार्टिकल देखने को मिलता है, उसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इस जो टेबल है इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बोला गया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा भारी होता है, लगभग सिमिलर होता है, थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रॉन भारी होता है। प्रोटॉन का देखा जाए तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg, हालांकि न्यूट्रॉन का 1.674 इंटू 10⁻27 kg। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें प्रेजेंट होता है आउटर सेल में, आउटर ऑर्बिट्स में एटम का। और एटम का न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों, इसीलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। और डिस्कवरी का बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जे जे थॉमसन साहब ने कैथोड रे में, है ना। प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था कौन, गोल्ड स्मिथ ने, वो भी एनोड रे में और कैनाल रे में। एनोड रे को और क्या बोल देते हैं, कैनाल रे। वही न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करते हैं चैडविक। कौन करते हैं, चैडविक। जे जे थॉमसन साहब ने जब एटॉम का डिस्कवरी किया था तब, सॉरी, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, तब उनको ये पता नहीं था कि प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। उनको ऐसा फील हुआ था कि एक पॉजिटिव, एक कुछ कह सकते हो, एक क्या बोलेंगे, एक स्फीयर लाइक का, एक स्फीयर टाइप का पॉजिटिव स्फीयर एक है, उसमें से नेगेटिव पार्टिकल सीड की तरह एम्बेडेड है। तो ऐसे जैसे कि खरबूजा में पल्प होता है, पल्प के अंदर सीड एम्बेडेड होते हैं। तो इसलिए उन थॉमसन साहब बोल दिया कि ये वाटरमेलन मॉडल है। और क्या बोल दिया प्लाम पाडिंग मॉडल है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा पाम पाडिंग मॉडल या और वाटरमेलन मॉडल इज डिस्कवर्ड बाय, आंसर करना होगा जे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। रादरफोर्ड साहब ने क्या करते हैं, एक नील्स बोर, यानी बोर मॉडल होता है एटॉम का, और एक रादरफोर्ड मॉडल होता है। तो रादरफोर्ड एक एटॉम का स्ट्रक्चर बताया, बोला कि भीतर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है कोर में, और आउटर जो क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स और सेल कह लो, उसमें इलेक्ट्रॉन है। और उन्होंने इसको प्रूफ किया एक एक्सपेरिमेंट के साथ। एक्सपेरिमेंट का नाम हो जाएगा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रादरफोर्ड साहब का बात हो रहा है यहाँ पर, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बोलता है कि प्रोटॉन प्रेजेंट न्यूक्लियस, है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो फाइनली ये एक्सेप्ट हुआ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ न्यूक्लियस में ही होता है ना। अच्छा, while इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है
रादरफोर्ड जब बताया था तब देखो यहाँ पर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन रादरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं किया था। डिस्कवरी कौन किया था? प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था? गोल्डस्टाइन। रदरफोर्ड बस मॉडल दिया, गोल्ड फॉइल मॉडल में भी उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम नहीं लिया, बोला कि प्रोटॉन कोर में है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट। बाद में ये एक्सेप्ट हुआ कि प्रोटॉन न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस में है, व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, डिफरेंट सेल में डिफरेंट एनर्जी लेवल में, है ना, एसोसिएटेड विद थर्मोडायनामिक एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक नंबर मास नंबर तो पता चल ही गया, न्यूक्लियन दोनों मिलके क्या बनाता है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर यानी सिर्फ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मतलब सिर्फ प्रोटॉन, मास नंबर मतलब न्यूक्लियन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसोटोप मतलब क्या हो जाएगा? सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और आइसोबार सेम मास नंबर डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर हो जाएगा तो आइसोटोप, और सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो आइसोबार। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी क्या हुआ? व्हेन ए composition of nucleus is not stable, तब क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट होगा पार्टिकल टू प्रोड्यूस डिफरेंट रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, है ना। इसको हम रेडियो एक्टिविटी बोल देंगे। और रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी कौन किया था? बैकरल। बैकरल साहब ने रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किया था। यूरेनियम का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है। यूरेनियम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। तो अच्छा, रुको रुको, एक थोड़ा मेरा मेरे से गड़बड़ हुआ जी। हाइड्रोजन में जो है ना, नॉर्मल जो हाइड्रोजन जिसको हम हाइड्रोजन नाम से जानते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन उसमें एब्सेंट होता है भाई। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, न्यूट्रॉन एब्सेंट होते हैं। बस एक प्रोटॉन होता है, एक और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का नंबर जितना होगा इलेक्ट्रॉन नंबर का, इलेक्ट्रॉन उतना, मतलब प्रोटॉन एक एटॉम में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी ना पॉजिटिव नेगेटिव सेम होगा, तभी ना वो न्यूट्रल होगा, ये तो आयन बन जाएगा ना। तो नॉर्मल इस जो जिसको हम जानते हैं हाइड्रोजन, उसमें क्या होता है? एक वहां पर क्या देखने को मिलता है? प्रोटॉन देखने को मिलता है, और न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसका मास नंबर भी एक हो जाता है। तो जब एक न्यूट्रॉन आ जाता है इसमें, एक न्यूट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन तो एक ही रहा, एक न्यूट्रॉन का ये दो होगा, इसको डायटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायटोरियम। फिर क्या हो जाते हैं? एक न्यूट्रॉन और दे दोगे तो प्रोटॉन तो एक ही रह गया, लेकिन दो न्यूट्रॉन आ गए अब तो दो एक मिला के मास नंबर 3, तो तब ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए H1 होता है। चलो, यूरेनियम में वही क्या देखा जाता है? 238 इसका मास नंबर होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर देखोगे तो 92 देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डीके कह लो, रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं ज्यादातर इसको, डीके, है ना। रेडियो एक्टिव डीके देखने को मिलता है, और क्या होता है? घटते घटते इसका जो मास नंबर होता है, ये 206 तक पहुंच जाता है, और 92 वाला 82 हो जाता है। तो 92 एटॉमिक, एटॉमिक क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर ही तो बोलते हैं, हाँ। 80 92 एटॉमिक नंबर होगा, 238 मास नंबर होगा, तब उसको यूरेनियम कहेंगे। अब घटते घटते ये 238 206 हो गया, 92 82 हो गया, तो 82 एटॉमिक नंबर है, 206 मास नंबर, इसको यूरेनियम थोड़ी ना बोलेंगे। ये अब क्या बन जाएगा? ये अब लेड बन जाएगा।
ये क्या बन जाएगा भाई साहब, लेड। लेड को हम कैसे बोलते हैं, पीबी, है ना, पीबी से डिनोट करते हैं। वही बात यहाँ पर किया गया है, यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन वो पीबी 206 82 में कन्वर्ट हो जाता है। थायराइड डिजीज के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन का आइसोटोप। ब्रेन इमेजिंग के लिए आयोडीन 123, और थायराइड के लिए आयोडीन 131, है ना। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी कैंसर वगैरह में कोबाल्ट 60, सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ब्लड स्ट्रीम को स्ट्रेस करने के लिए सोडियम 24, ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए, ल्यूकेमिया थेरेपी ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए क्या यूज किया जाता है, फास्फोरस 32, फोटोसिंथेसिस देखने के लिए कार्बन 14। तो अब रेडियो कार्बन डेटिंग, इसके माध्यम से हम लोग वुड एनिमल फॉसिल वगैरह का एज निकाल सकते हैं। वहीं अगर अर्थ मिनरल रॉक का अगर एज निकालना होगा, यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब भाई साहब जरूर याद रख लेना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोबाल्ट 131 बोल देगा, तो इसका यूज कहाँ पर हो जाएगा, वो सॉरी, क्या बताया मैंने, तो एक हो जाता है आयोडीन 131, एक हो जाता है आयोडीन 123। अगर आयोडीन 131 हुआ तो थायराइड ट्रीटमेंट, आयोडीन 123 ब्रेन इमेजिंग, है ना। उसके बाद सोडियम 24, तो वो यूज हो जाएगा ब्लड, तुम्हारा ब्लड ट्रेसिंग करने में, है ना। और क्या होता है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी कैंसर वगैरह के लिए कोबाल्ट 60, और फास्फोरस 32 ये यूज होता है ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए। और फोटोसिंथेसिस का काइनेटिक्स जानना है तो कार्बन 14। रेडियो एक्टिव डेटिंग, लकड़ी, फॉसिल्स वगैरह का एज देखने के लिए, लेकिन यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा अर्थ, है ना, रॉक मिनरल, ये सब का एजिंग करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो, जनरल, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं केमिस्ट्री का, ये हम जनरल एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ पर जनरल स्टडीज पूछता हो, साइंस पूछ लेता है, तो उससे हम कुछ क्वेश्चन फंस जाए, इसके इसी चक्कर में हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये कोई हम जेई के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो ये आइसोटोप वगैरह का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जरूर याद रखिएगा। जैसे कि आयोडीन 131 पूछ लेगा, पूछ सकता है, तो वो बता देना थायराइड के लिए। पूछेगा आयोडीन आयोडीन 123, तो बोल देना ब्रेन इमेजिंग के लिए, है ना। तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ, रेडिएशन थेरेपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट 60, सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रेस करेंगे तो सोडियम 24, है ना। ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए फास्फोरस 32, और उसके बाद कार्बन 14 यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस ट्रेसिंग के लिए, ये सब। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग आ जाता है, यूरेनियम डेटिंग आ जाता है, ये सब आ जाता है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन, इस वीडियो में नहीं देखेंगे। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देंगे। लास्ट तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही काम का वीडियो लगातार आ रहा है, आता रहेगा इस चैनल में। तो सब्सक्राइब करना ही करना है। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। राधे राधे।